टोटल अगर आप ब्रांचेस देख लें पूरे पाकिस्तान में सारे बैंकों की मिला के कुछ 14 से 15 हज़ार होंगी। अगर कमर्शियल बैंक की बात करें, आपका 30% आपके पॉपुलेशन बैंक है, इंक्लूडिंग आप मोबाइल वॉलेट्स। मैं नाम नहीं लेता किसी और कमर्शियल बैंक की, आप ज़रा एक्टिवेशन करने की कोशिश करें, आपको 4 दिन लग जाएंगे, आपको 4 कॉल सेंटर से कॉलें आएंगी, आपको फिर भी वेरिफिकेशन नहीं होगी आपकी। थ्रू ईजी पैसा और थ्रू माइक्रो फाइनेंस, तो जब ये दोनों आपस में मिले, मैं आपको ना सर्वे वाले फिगर कोट कर रहा हूँ, 100 मिलियन है, इसमें से एक्टिव आधे भी नहीं होंगे। तो मोबाइल फ़ोन यूजेज है वो भी 60 मिलियन पे पहुंची हुई है। 3 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन होती है साल में हमारी ईजी पैसा प्लेटफॉर्म पे। इंडिया में, फिलीपींस में, चाइना में हर दुकान पे QR पेमेंट्स होती है। वहाँ पे कैश को डिमोनाइज कर दिया गया। ईजी पैसा कारोबार इन कोलैबोरेशन विद अ कंपनी कॉल्ड दुकान.pk, तो ये हमारा कोर प्रोडक्ट है। Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. ख़वातीन और हज़रात, if you are interested to know कि पाकिस्तान में fintech sector ने कैसे evolve किया है, currently कहाँ पे stand out कर रहे हैं and what's going to happen in the near future, then this content is for you. And to understand this industry, we have invited a very dynamic and vibrant personality. Currently, he's working in Easy Paisa on a C-level position and his current title is Group Head Productive Lending Channel and Corporate Business. Shahzad Khan sir, thank you so much for being part of our show. Thank you, Sohaib. Thank you very much. Thank you for calling me. Sir, it's a pleasure to have you. Sir, we will start के banking sector और fintech वगैरह क्या है, लेकिन first I would like to know your background, आपकी early life, education, where you born and raised up, ताकि मैं connect कर पाऊँ कैसे आप end up किया fintech के अंदर। यार early life मेरी लाहौर में थी, born and brought up in लाहौर। मैं I'm from Beacon House, so I was pretty good in school, normal बच्चों का जो है ना वो आपके बीकन हाउस का जो बच्चा होता है। मेरे मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, सो आई एंडेड अप इन गवर्नमेंट कॉलेज के बाद आई डिड माय MBA फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन फाइनेंस। उसके बाद देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड वर्ल्ड कॉल व्हिच वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर पेप्सी कोला इंटरनेशनल, सो दे वर वर्किंग ऑन प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट फॉर पेप्सी कोला इंटरनेशनल। सो वो उन्होंने फिर मुझे हैंड पिक किया, जो आपसे मैं ऑफलाइन जिक्र कर रहा था अभी। सो वी मेड देयर वेबसाइट कॉल्ड pepsichill.com। उस पर मैंने को 2 साल काम किया, तो फिर देन दे ऑफर्ड मी टू मूव अब्रॉड बट आई डिड नॉट बिकॉज दैट वाज टू अर्ली। वो प्रोजेक्ट फिर हमने काफ़ी देर चलाया। उस पर हम लोगों ने एक वो आपको याद है क्रिकेट इनसाइड स्टफ भी चल रहा था टीवी पे, ऑनलाइन वोटिंग भी होती थी, बैटल ऑफ द बैंड्स भी चलता था। सो आई वाज पार्ट ऑफ द टीम हु लॉन्च्ड द ऑनलाइन वोटिंग ऑन टेलीविजन, राइट। सो वो हमने पहली दफ़ा हमने SMS के थ्रू वो लॉन्च की। तो ये मेरी पहली नौकरी थी बाय द वे। तो हमने जब ये लॉन्च किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसके बाद फिर मैंने पैकेजेस ज्वाइन कर ली। पैकेजेस के अंदर मैं सेल्स मैनेजर रहा 2 साल के लिए। सेल्स मैनेजर के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं टेलीकॉम कंपनी ज्वाइन कर लूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, तो मैंने वहाँ पे 4-5 साल काम किया। उस टेलीकॉम कंपनी के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बाहर जाऊँ, तो आई वेंट टू द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कॉल्ड वोडाफोन। वोडाफोन में मैंने एक डिपार्टमेंट होता है टर्मिनल्स, वहाँ पे टर्मिनल्स में मैंने काम किया। टर्मिनल्स में मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली कि मैं जो आईफोन है और ब्लैकबेरी है इनको लॉन्च कर सका मिडल ईस्ट में। तो माई टीम वॉज रिस्पॉन्सिबल टू लॉन्च iPhone 3GS in Middle East, so we launched iPhone 3GS in Middle East. ये एक प्राइमरी असाइनमेंट था। उसके बाद मैंने काफ़ी और असाइनमेंट्स भी की जिसमें मैंने चैनल प्लानिंग देखी, फाइनेंस देखा, सेगमेंट्स देखे। 10 साल जो है ना बाहर काम करने के बाद मैं आई एंडेड अप बैक इन पाकिस्तान। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड 2 चीज़ें आपकी बात से। एक तो आपने बिकन हाउस से आपकी स्कूलिंग थी, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि ट्रांजिशन बिकन वाला बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज जा रहा है, वो ट्रांजिशन कैसी थी और मतलब कैसा एक डिफरेंट पर, क्योंकि आप बिगन में रहते हो उसके बाद ना आपको डिफरेंट माहौल में होते हो, गवर्नमेंट में जाते हो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो वो ट्रांजिशन कैसा था आपका? यार जिस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया ना, उस वक्त तो गवर्नमेंट कॉलेज तकरीबन एक स्कूल ही था। उसके बाद जो है ना वो यूनिवर्सिटी का स्टेटस उसको बाद में मिला है। तो ट्रांजिशन में ये था कि एकदम सबको ऑटोनॉमी मिल जाती है, क्लासेस ना भी पढ़ो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सब कुछ जो है ना खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा आप पढ़ाई से हट जाते हो, राइट। तो आपको लगता है कि यार ये जो है ना वो अब खुद ही मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन आस्ता आस्ता जब एग्ज़ाम करीब आते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अपनी लाइफ खुद ही चलानी है भाई। यहाँ पे तो जो है ना कोई आपको आके कहेगा नहीं कि तुमने पढ़ना है।
तो फिर व्हेन यू रियलाइज़ कि यार यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, सो सारी किताबें, टीचर, सबको खुद ढूंढ ढांड के फिर एग्ज़ाम आप 3 महीने पहले आप वही उसी तरह जो पाकिस्तानी स्टाइल है, एग्ज़ाम से 3 महीने पहले यू गेट डाउन टू बिजनेस, आप फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हो और 3 महीने के बाद आप पर्चे दे तो देन यू आर गुड टू गो। तो वो हमारा कल्चर जो है ना वैसे ही है हम लोगों का कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले 6 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं और फिर जाके वो एग्ज़ाम दे। हेल्प भी करती है इंसान की पर्सनैलिटी शेपिंग के अंदर। अगर कुछ लोग ठीक है स्कूल ऑफ थॉट होते हैं कि आप वक्त पे काम करो, असाइनमेंट सबमिट करवाओ, अच्छा बच्चा ऑर्गेनाइज है, लेकिन अगर आपने कुछ बड़ा करना है ना, वो जो 11th आवर पे बंदा काम करता होता है ना, वो एक डिफरेंस डालता है प्रेशर हैंडलिंग। एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो गवर्नमेंट कॉलेज ने ग्रूम किया ना मुझे, वो ये था कि मुझे मेरे इर्द गिर्द कोई नॉर्मल बच्चा नज़र नहीं आया। वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में सारे टॉपर्स आए होते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लोग नज़र आएंगे जो गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान हर जगह से टॉप करके आए। उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उनको किसी तरीके से अंडरमाइन नहीं कर सकते। वहाँ पे उनकी अंग्रेज़ी नहीं होगी अच्छी, राइट। सो यू विल सी पीपल, हम लोग बीकन हाउस से आए हुए थे तो हम अंग्रेज़ी बेहतर बोल सकते थे, हम लोग ऐसे लिख लेते थे, राइट। कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्चुअली हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते थे। मेरे साथ एक साहब जो बैठे हुए थे, मैं उनका नाम तो मैं नहीं याद मुझे इस वक्त, लेकिन उन्होंने टॉप किया था बोर्ड में, तो ही कुडंट इवन स्पीक इंग्लिश, राइट। सो उसने पूरी इंग्लिश की बुक को मेमोराइज़ किया हुआ था एस्से की। तो जब वो एस्से जब लिखता था तो वो उसने वो मेमोरी से रिप्रोड्यूस करता था एग्जाम में। तो वो मुझे याद है कि वो कैलिबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज इज़ क्वाइट हाई। तो वो आपको इतने मेहनती लोग मिलते हैं जो लाइफ में बहुत आगे बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंच जाते हैं। सिविल सर्वेंट्स आप देख लें गवर्नमेंट कॉलेज से निकलेंगे। वेरी ट्रू। अच्छा, थोड़ा सा गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। आपने मेंशन किया कि आपने पहला अपना प्रोजेक्ट पेप्सी कोला के साथ किया जो कि बैटल ऑफ माइंड के साथ था, जो कि सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग का था। फिर आप आगे गए, आप वोडाफोन में काम किया जो कि एक कोर टेलको है। फिर आगे जाके बैंकिंग सेक्टर में। तो एक नोशन एग्जिस्ट करता है आपकी इंडस्ट्री के अंदर कि जो बंदा है ना वो एक तरफ ही अपना बिजनेस बना सकता होता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जितने सी लेवल बंदे हैं उन्होंने यहाँ पे भी काम किया, मार्केटिंग में भी, सेल्स में भी और फाइनेंस के अंदर भी, ठीक है। लेकिन कोई अगर बच्चा चेंज करना चाहता है ना, इंटरव्यू के पास जाता है, यार मैं इंजीनियरिंग कर लिया मैंने, अब मैं जाना सेल्स या मार्केटिंग में, ठीक है, MBA नहीं है लेकिन उसका पैशन है, उसको रिबटल मिल रहा होता है। और दूसरी तरफ जो सी लेवल बंदा है वो सब कुछ घूम रहा होता है। तो उसके लिए इतनी आसानियाँ कैसे, या फिर हम कैसे खुद को अब कह लो कि इतना मोल्ड कर सकते हैं कि सारी चीज़ें वो कर कर ईगर है ना, मैंने वहाँ तक पहुँचना है, मैं कैसे पहुँचूँ? देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। मैंने जब अपनी लाइन स्विच करनी चाहिए ना तो मुझे बहुत रिबर्टल मिला। मैं जब ऑपरेशन से पहले मैंने जब अपनी पहली टेलको की जॉब शुरू की ना, तो मैं एक डिपार्टमेंट है क्रेडिट एंड कलेक्शन, उस पर काम करता रहा। जब मैं कमर्शियल साइड पे, क्योंकि कमर्शियल बेसिकली मेन स्ट्रीम होती है, मार्केटिंग, सेल्स, सेगमेंट, राइट। सो व्हेन आई वांटेड टू मूव फ्रॉम द बैक एंड टू द फ्रंट एंड, आई वेंट टू द VP डायरेक्टली एंड आस्क्ड हिम कि जी मुझे आप यहाँ पे एक चांस। उन्होंने कहा यार तुम्हारा तो प्रोफाइल ही नहीं है, राइट। तो वहाँ पे जब प्रोफाइल देख के उन्होंने मुझे कहा कि यार चलो वील थिंक अबाउट इट, बट ही डिडंट से नो। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका पूरा जो है ना बिज़नेस एनालाइज़ किया, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैंने कहा जी मैं एक आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। और ये अपने ऑन पे कर रहे हैं, अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उसको खुद एनालाइज करके मैंने कहा जी मैं आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए, ठीक है। मैंने उनको कहा कि जी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, आपका ये प्रोडक्ट है जिसमें ये फ्लॉज हैं, इसको हम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने एक प्रिंट आउट लिया, उसका एक हैंड आउट बनाया, साथ उनको कहा कि अगर PPT देखिए तो PPT देख लें। मैंने VP के साथ मैंने 20 मिनट बुक किए और उन्होंने जब मुझे टाइम दिया तो उस वक्त जो है ना वो लैपटॉप की तरफ देख रहे थे और मुझसे मेरी बात सुन रहे थे। और जैसे मैंने बोलना शुरू किया ना, उन्होंने कहा, ऐसे मुंह किया, हाँ तो बात तो तुम सही कर रहे हो। तो ही सेड कि यार आफ्टर 15 मिनट्स ही सेड व्हेन कैन यू ज्वाइन। तो मैंने कहा जी आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली। तो उन्होंने फिर उस डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया, उन्होंने कहा जी ये शहजाद जो है ना ज्वाइन करेंगे आपके साथ, सो ही विल बी ज्वाइनिंग एज हेड ऑफ प्लानिंग। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेसन ये है कि अगर आपने जहाँ मूव करना है, आप खुद वॉलंटियर होके वो चीज़ सीखो और जाके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, तब जाके आप एक्सेल कर पाओगे, राइट। आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ वैल्यूएबल टू देम फर्स्ट, राइट। आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैंने रिसर्च की हुई है और मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ओनली देन दे विल टेक यू सीरियसली, राइट। सो अगर आप लाइन स्विच करना चाहेंगे, आप कहेंगे यार क्योंकि जब आप देखें ना आपके पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं यार मेरी CV में ये लाइन लिखी हुई है, इसकी वजह से मैं क्वालिफाई करता हूँ, राइट। बट दिस इज़ नॉट हाउ यू डू इट। आपने जब भी कुछ करना है तो आपने उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है कि जी यार मैं एक और कंपनी में एक इंटरव्यू एक बार दे रहा था, तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू नहीं लिया। मैंने जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा जी आप मुझे बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह उनको एक प्रेजेंटेशन दी 5 पेजेस की। मैंने कहा यार ये कर सकते हैं हम सारा, ठीक है।
तो वो इंटरव्यू जो है इट वाज जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन फॉर देम, व्हाट कैन आई डू फॉर देम, दैट्स इट। अच्छा, इसमें एक ये भी है ना कि जितने भी आते हैं मेरे साथ जूनियर्स आते हैं, मैं जब उनको मेंटोरिंग की कोचिंग करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ यार टेक्निकल चीज़ें आप सीखो, काम आएंगी, करो आप वो काम, आपका बेसिक ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन साथ में एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जो आप काम कर रहे हो ये वाला, अगला डिपार्टमेंट उसको कैसे इनपुट लेता होता है, उसका अगला कैसे लेता होता है, और कलेक्टिवली ये ऊपर जाके कैसे मिल रहा है। मतलब आपको जो ऊपर वीपी बैठा हुआ है, सी बंदा बैठा हुआ है, वो क्या चाहता है, बिजनेस ट्रांसलेशन, वो विजन और वो चीज़ें बनाना, तो मेरा दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द करियर प्रोग्रेशन। तो वो चीज़ें शायद लैग करते हैं लोग में, बहुत जाके बाद में रियलाइज़ करते होते हैं। बिल्कुल। और देखें एक फैक्टर जो है ना वो हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए, विच इज़ जो मैं इसका बड़ा जो है ना वो प्रोपोनेंट हूँ, वो लक का भी है। ठीक है, राइट एक्शन एट द राइट टाइम, राइट। आपको एनवायरनमेंट देखनी पड़ती है, हर बंदे के ना मौका मिलता है, बहुत कम लोग हैं जो उस मौके को यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको समझ आ रही है कि यार ये मौका मुझे मिल रहा है और अगर आप लैग कर गए हैं तो फिर आप सारी उम्र सोचते रहेंगे। टेक एक्शन। अच्छा, मेरे बॉस ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, कहते हैं अगर फूल में खुशबू हो ना, उसकी जो महक है ना पहुंच जाती है। जो मर्जी पॉलिटिक्स हो, जो मुझे दबाना चाहे आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आपके अंदर टैलेंट है, वो ऊपर निकल ही आएगा वो करके। अच्छा सर, थोड़ा सा गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। हमारा मेन आज डिस्कशन है करना है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। अगर बैंक की बात करें, माइंड में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। अगर आप थोड़ा पढ़ना शुरू करें, डिपॉजिट लाइन का बिजनेस है आपका, क्रेडिट का है, लैंडिंग का है, इंश्योरेंस का है, तो बेसिकली बैंकिंग का बिजनेस मॉडल है क्या? बिफोर द ये माइक्रो फाइनेंस और फिनटेक आया, नॉर्मल बैंक कैसे ऑपरेट करता था? एंड आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसकी एवोल्यूशन हुई हो ताकि डिफरेंट चीज़ें आई आगे, बैंक्स वगैरह आए। देखिए मैं आपको जो, इफ़ यू अलाउ मी, देखिए कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं वो तो ऑपरेट करते हैं बड़े सिंपल तरीके से कि ब्रिक एंड वाटर जो उनका मॉडल है, ब्रांचेस खोलते हैं, कस्टमर का डिपॉजिट लेते हैं, दे ईदर पुट द मनी विद द गवर्नमेंट एंड अर्न अ प्रॉफिट, एंड दे ईदर लैंड इट टू द कस्टमर, जहाँ से वो प्रॉफिट जो उनका जो स्प्रेड होता है उससे पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल मॉडल है उनका। ठीक है। ठीक है, लेकिन फिनटेक क्या करता है? फिनटेक ये करता है कि फिनटेक के पास ब्रांचेस नहीं होती, राइट। इट्स दे यूजली सर्व द अनबैंक्ड सेगमेंट। हमारे पास ऐप होती है, ऐप के थ्रू वो सारे कस्टमर्स को टैप इन करते हैं जो ब्रांचेस नहीं जा सकते। ठीक है, और हम लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं थ्रू ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शंस पे एक माइनर चार्ज होता है। ठीक है, ये मॉडल होता है और ये बेसिकली वॉल्यूम्स पे हम प्ले करते हैं। अगर ब्रांच बैंकिंग के 1 या 2 मिलियन कस्टमर्स होते हैं तो हमारे 25 मिलियन कस्टमर्स होते हैं। ये स्केल में फ़र्क होता है, राइट। हमारी रीच भी बहुत ज़्यादा होती है। टोटल अगर आप ब्रांचेस देख लें पूरे पाकिस्तान में सारे बैंकों के मिला के कुछ 14 से 15 हज़ार होंगी। ठीक है, हमारी ब्रांचेस नहीं है, फिनटेक की ब्रांचेस नहीं है, लेकिन हमारे 25 मिलियन कस्टमर हैं। 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज अनबैंक्ड, राइट, बट वी हैव 25 मिलियन कस्टमर्स हु आर ऑन इजी पैसा प्लेटफॉर्म। काउंटर आर्गुमेंट आता है, अगर कमर्शियल बैंक की बात करें, आपका 30% आपके पॉपुलेशन बैंक है, इंक्लूडिंग आप मोबाइल वॉलेट्स प्लस आपके जो भी ब्रिक एंड मॉर्टर के साथ आपके एसोसिएटेड हैं, वो भी तो उनकी भी ऐप आ गई हैं। आप एचबीएल की बात कर लो, ऐप है, यूबीएल की ऐप है, तो वो भी तो जाके उनके लोग ऑपरेट कर सकते हैं। जो बंदा जाके एक बार आके ब्रांच एक अकाउंट खुलवा ले, उसके बाद जाके वो यूज़ करें, तो वो उस सेगमेंट को क्यों नहीं देखते होते वो जाके, वो जो बाकी आपके जो कमर्शियल बैंकिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली में बिजनेस करना है ना, और बात करें उनका मसल ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो क्यों नहीं जाता उस तरफ? देखिए अगर आप मुझसे पूछें तो उनका मसल ज़्यादा है, उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, लेकिन वाई इज़ गूगल सक्सेसफुल? ईज ऑफ यूज़, राइट। सो वी आर द प्लेटफॉर्म फॉर द मैसेज। हमारी ऑनबोर्डिंग जो है वो इतनी फ्लॉलेस है, ठीक है, कि आप अभी इजी पैसा ऐप डाउनलोड करेंगे तो 30 सेकंड्स में ऑनबोर्ड हो गए, अकाउंट खोल के चालू होंगे आप मैं नाम नहीं लेता किसी और कमर्शियल बैंक की, आप ज़रा एक्टिवेशन करने की कोशिश करें, आपको 4 दिन लग जाएंगे, आपको 4 कॉल सेंटर से कॉलें आएंगी, आपको फिर भी वेरिफिकेशन नहीं होगी आपकी। सो द प्रोसेस इज़ डिफिकल्ट, इनहेरेंटली डिफिकल्ट, राइट। नॉट बिकॉज कि उन्होंने डिफिकल्ट बनाया हुआ है, उनकी अपने चेक्स एंड बैलेंसेस जो है ना वो बीच में सिस्टम में इतने ज़्यादा बिल्ट इन है कि जब वो डिजिटल अकाउंट खोलने जाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। हम लोग अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमें अब स्टेट बैंक ने अलाउ किया है कि हम 10 लाख वाला अकाउंट भी खोल सकते हैं घर बैठे हुए। अब जो हमारा बायोमेट्रिक का जो वेरिफिकेशन है वो भी उसकी मशीन की ज़रूरत नहीं है, आप अंगूठे की तस्वीर लेके आप इजी पैसा ऐप में दे दें, वो आपकी लिमिट 10 लाख रुपये हो जाएगी। तो वो वाला अकाउंट भी, अब 10 लाख का अकाउंट भी घर बैठे खोल सकते हैं। सो द ईज़ ऑफ यूज़ इज़ रिमार्केबल। आप घर बैठे हुए अपना 10 लाख का अकाउंट खोल सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा ब्रांड नेम इतना बड़ा बन चुका हुआ है, वी आर देयर फॉर द मैसेज, वी हैव बीन देयर फॉर 12 years सर्विंग द मनी ट्रांसफ़र इंडस्ट्री
तो वहाँ पे हमारी जो ब्रांड की पुल है वो बहुत ज़्यादा है. पीपल प्रेफर अस, पीपल ट्रस्ट अस विद द मनी. अगेन दोबारा पीछे आता हूँ, आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हो, आप मैसेज तक पहुँच रहे हो, ठीक है. अब पॉइंट ये है कि मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि चलें एक मसला आ गया, उनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है कमर्शियल बैंक का, ठीक है. लेट्स से कि उनको लगता है कि यार मैं इसको छोटा कर लूँगा, कुछ कर लूँगा, मेरा यहाँ पे एक रेवेन्यू अनटैप है, एरिया अनटैप है, तो वो करना नहीं चाह रहे या फिर उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी. हमारी ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं. इसको इकोसिस्टम पे हैंडल करना, हमारे 1.5 लाख रिटेलर्स है. 1.5 लाख रिटेलर्स पे तकरीबन 80 बिलियन का कैश इन होता है हर महीने. उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है. ठीक है, हमारा पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कैश उठता है, जमा होता है, फिर लोगों की मसले हल होते हैं. उसमें मार्जिन बहुत थोड़ा है. इसके बरक्स में अपनी ब्रांचेस में डिपॉजिट इकट्ठी करके मैं अगर ट्रेजरी में जमा करा के रख देता हूँ तो ये बहुत आसान काम है. राइट. सो आई थिंक द फोकस इज़ देयर फ्रॉम देयर साइड, बट इट्स नॉट 100% फोकस. राइट. तो हमारा तो ब्रेड एंड बटर ही है ना. तो वी हैव टू कम अप विद innovative ideas in order to scale this up. That's why we have crossed bridges, we have scaled it up, we have made it our primary focus to serve the unbanked. Right. हमारा तो फोकस ही यही है. हम लोगों ने ब्रांच खोल के डिपॉजिट कलेक्ट करने वाला जो फंडा है उसको हम लोगों ने आगे प्रमोट नहीं किया. अच्छा, एक और चीज़ अगर ऑब्जर्वेंस है मार्केट के अंदर, जो भी आपका फिनटेक का प्लेयर है, आपका जो मेन बड़े मोबाइल वॉलेट्स है, आपका इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, ये सारे एसोसिएट है आपके टेलकोस के साथ और साथ में माइक्रो फाइनेंस के बैंक के साथ. तो ये क्या सिनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं? वाई नॉट टेलको हो, चलो टेलको रख लो, आपके फिनटेक हो जाए, साथ में कमर्शियल बैंक हो जाए, ये तीनों क्यों नहीं मिल रहे होते? तो वाई माइक्रो फाइनेंस बैंक? इसकी पीछे एक अगर लॉजिकल रीजनिंग क्या है? अच्छा, मैं आपको ना इसके लिए थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा. ये तीनों एलिमेंट्स जो है पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग है. 2009 में इजी पैसा ने लॉन्च किया मनी ट्रांसफ़र सर्विस. हम लोगों ने देखा कि एक नीड है मार्केट में जहाँ पे लोग पैसे भेजते हैं एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, और लाखों लोग लाइनों में लगे होते हैं. ठीक है. हम लोगों ने अपने जो टेलको की रिटेल आउटलेट्स है वहाँ पे सर्विस ऑन कर दी. ठीक है जी. फिर एक वक्त तो ऐसा था कि जब लोग मानते ही नहीं थे कि यार मैंने पैसे डाले फ़ोन में, वो वहाँ से जाके बखर से निकल आए हैं, क्या ये एक्चुअली ट्रू है? तो जब लोगों ने मानना शुरू किया तो बिलियंस का कारोबार जो है वो मनी ट्रांसफ़र का काउंटर पे शुरू हो गया. अच्छा, ये सर्विस शुरू कैसे? उस टाइम टेलको ने एसोसिएट नहीं किया था माइक्रो फाइनेंस के साथ ना? टेलको का मेन बिजनेस आपका डाटा और वॉइस बेच. ये तो एक वैल्यू एडेड सर्विस शुरू हुई ना, अभी तो बैंक शुरू नहीं हुआ हमारा. उसके बाद जब ये बहुत बड़ी होगी तो हम लोगों ने फिर बिल पेमेंट भी शुरू कर दी. हमने देखा कि यार बिल पेमेंट की लाइनें लगती हैं. ठीक है. बिल पेमेंट की लाइनें लगती हैं तो हमने अपनी एग्रीगेशन शुरू कर दी टेलको की इकोसिस्टम के अंदर ही एज अ वैल्यू एडेड सर्विस, जो हम अपने टेलको के रिटेलर्स पे दे सकते थे. ठीक है. अब बैंकों पे आखिरी तारीख पे लाखों लोगों की लाइनें लगती थी. हमने 2 वैल्यू एडेड सर्विसेज दी, यूएसएसडी पे भी दी कस्टमर को, हमने लोगों के वॉलेट भी बना लिए. ठीक है. जब हम इतने बड़े हो गए कि स्टेट बैंक ने कहा कि यार ये तुम्हें तो बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत है. ठीक है. स्टेप 2 पे हमने बैंकिंग लाइसेंस की ज़रूरत. हमने या तो हम नया बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई करते या कोई बैंक खरीद लेते. उस वक्त जो अवेलेबल बैंक्स थे उनमें से माइक्रो फाइनेंस बैंक अवेलेबल थे, तो हमने एक माइक्रो फाइनेंस बैंक खरीद ली. मगर टेक्निकली आप माइक्रो फाइनेंस के साथ करो खरीदो या फिर कमर्शियल खरीदो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वहाँ पे कोई आपकी ऑब्लिगेशन या कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, कोई रेगुलेटरी पे कोई मसला वहाँ पे नहीं आता. कोई रेगुलेटरी भी नहीं मसला था. तो वी नीडेड द लाइसेंस इन ऑर्डर टू ऑपरेट आवर फिनटेक बिजनेस. राइट. तो अब उसमें एक इनहेरेंट फ़ायदा ये होता है कि उसमें ब्रांचलेस बैंकिंग रेगुलेशंस में हमें फ़ायदा मिल जाता है कि हम एज अ ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर ऑपरेट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी बैंकिंग लाइसेंस. ठीक है. स्टेट बैंक की वहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाती है. हमारा एजेंट बैंकिंग नेटवर्क भी चल सकता था. हमने अपना जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो सेपरेटली चलाते रहे, लेकिन लाइसेंस की एंटिटी हमारी जो है. और ये आपने परचेज कब किया था इजी पैसा ने, ये टेलीनॉर ने? मेरे 2013 में किया था. अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ 2008-9 में आपने इजी पैसा स्टार्ट किया, आपने मोबाइल मनी ट्रांसफ़र की सर्विस शुरू की, बिल पेमेंट्स की शुरू कर दी. ठीक है. अब आपने लाइसेंस खरीद लिया. ठीक है. उसके बाद क्या इनोवेशन आई? नंबर 1 ये, और मैं बड़ा लोग कंफ्यूज करते हैं, EMI 2019 में आया जो कि मोबाइल वॉलेट्स करके कुछ समथिंग है. तो ये उससे पहले के टाइम में क्या चीज़ें थी, उसके बाद जाके क्या चेंज आ गया फ्रॉम द इजी पैसा, फ्रॉम द मोबाइल वॉलेट परस्पेक्टिव, फ्रॉम कस्टमर के लिहाज से भी? अच्छा, इंडस्ट्री इस तरह इवॉल्व हो रही थी शोएब कि जब हम लोगों ने बैंकिंग लाइसेंस ले लिया ना तो बाकी सब ने रियलाइज़ किया कि यार ये मार्केट तो बढ़ रही है. ठीक है. इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए. ठीक है. अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के आपको नाम तो पता है. 2-4 जो प्लेयर्स आए मार्केट में, उनको ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोई ना कोई लाइसेंस तो इशू करना था. ठीक है. सो देयर वाज अ लाइसेंस कॉल्ड EMI लाइसेंस. EMI लाइसेंस जो है वो एक सर्टन
जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑपरेट कर सकता था, उनको क्लियरिंग के लिए किसी बैंक की सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो लेंडिंग नहीं कर सकता बट बाकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारी कर सकता है। सो लिमिटेड स्कोप के साथ आपको एक फाइनेंशियल सर्विसेज का लाइसेंस मिल जाता है जिसको EMI करते हैं। स्टोर्ड वैल्यू जहाँ पे होती है जिसको वॉलेट कहते हैं वो EMI में आप कर सकते हैं, ठीक है, बाकी आप चीज़ें नहीं कर सकते। सो यू नीड अ सपोर्ट ऑफ अ बैंक। तो काफ़ी EMI लाइसेंसेज हैं जो स्टेट बैंक ने दिए और वो अभी तक चल रहे हैं। इजी पैसा के पास भी EMI लाइसेंस है? नहीं, हमारे पास पूरा बैंकिंग लाइसेंस है। ठीक है, ठीक है, पूरे बैंकिंग लाइसेंस में आप ब्रांचलेस बैंकिंग की डोमेन के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। राइट। सारे टेलको प्लेयर्स हमारे टेलको प्लेयर्स जो भी हैं हम लोगों ने एक पूरा बैंक खरीद लिया था। ठीक है, अच्छा साथ में इसको ना थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, B2B की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंस का मेन होता है कि आपने छोटे किसानों को, छोटे बिजनेस को कर्जे देने। ठीक है, अब इजी पैसा पार्टनरशिप कर रहा है या फिर उसने एक्वायर कर लिया माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, इजी पैसा का मेन अगर वैल्यू या ऑब्जेक्टिव बात करें, उसने मैसेज को रीच करना, उसको इनेबल करना, डिजिटल के अंदर लेके आना। ठीक है, तो वो रीज़न क्या है कि बल्कि इसको उसका लेके चलते हैं, जो फार्मर को आपने इनेबल करना है, अपने इकोसिस्टम में लेके आना है थ्रू इजी पैसा और थ्रू माइक्रो फाइनेंस। तो जब ये दोनों आपस में मिले तो कितना हेल्प आउट हुआ सिनर्जी के अंदर? क्योंकि अभी भी मैं देखूं वहाँ पे आरती बैठा हुआ है जो कि आपको आने नहीं दे रहा मार्केट के अंदर ना, तो इसके साथ क्या इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर? अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी हम लोगों ने, मैं आपको लास्ट अपनी 2 इयर्स की जर्नी बताता हूं जिसकी वजह से जो है ना हम अभी रिसेंटली वी बीन अवॉर्डेड एन NOC फॉर अ डिजिटल बैंक, राइट? सो वी ऑलरेडी कन्वर्टेड द ओवरऑल इकोसिस्टम इनटू अ डिजिटल बैंक। हम लोगों ने अपना माइक्रो फाइनेंस का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है। एक हद तक आप अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं, एक हद तक आप जो है ना वो इस इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू अ ब्रिक एंड वाटर मॉडल। आपको डिजिटल जाना ही पड़ता है स्केल अप करने के लिए। अब भी हम लोगों ने अपना जितना भी इकोसिस्टम है उसको कम्प्लीटली डिजिटल कर लिया हुआ है। हमारी जितने भी लोन्स प्रोसेस हो रहे हैं थ्रू द ब्रांच बैंकिंग नेटवर्क, दे आर बीइंग हैंडल्ड डिजिटली। वो इजी पैसा ऐप के थ्रू प्रोसेस हो रहे हैं। आपका जितनी भी डिस्पर्समेंट है वो डॉक्यूमेंट सारे डिजिटल हैं, वो कैशलेस हैं। वो इजी पैसा वॉलेट के अंदर अमाउंट डिस्पर्स हो जाती है एंड द पर्सन हैज़ एन ऑप्शन टू टेक द मनी थ्रू अ डेबिट कार्ड और थ्रू अ रिटेल एजेंट। अच्छा, इसमें मैं कट करता हूँ, कैप तो नहीं यहाँ पे नहीं है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस पे थोड़ा ज़्यादा आपको कर्जा मिल सकता है। मैं कहते शायद 5 मिलियन या इस आप जा सकते हो अगर फार्मर हो। अगर मैं एक फार्मर बैठ के इजी पैसा से कर रहा हूँ उसको भी सेम मिल जाएगा या फिर कैप की लिमिट है? नहीं, अभी इस पर कैप की लिमिट है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब वो चीज़ें कैसे प्ले अराउंड कर रही हैं? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले तो ये है कि आप जब माइक्रो फाइनेंस की बात करते हो ना, माइक्रो फाइनेंस कमर्शियल से किस तरह डिफरेंट है, ठीक है? कमर्शियल जो है उसके लिए अनसिक्योर्ड लोन देना वाइबल ही नहीं है। माइक्रो फाइनेंस सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन देता है, ठीक है? देयर इज़ नो क्रेडिट स्कोरिंग, ठीक है? आपको जाना पड़ता है, आपको फार्मर को या उसकी दुकान को फिजिकली इवैल्यूएट करना पड़ता है, उसके क्रेडेंशियल्स जानने पड़ते हैं, उसकी जितनी भी सारी डेटा पॉइंट्स हैं उसको मैनुअली एंटर करना पड़ता है एक सिस्टम में और फिर उसको एक लिमिट असाइन करनी पड़ती है। दिस इज़ माइक्रो फाइनेंस, ठीक है जी? ये बात समझ आ गई हमें। अब इसको डिजिटलाइज हमने कर दिया। सारी ब्रांचेस पे ये काम मैनुअली हो रहा था और पैसा जाके वो हाथ से पकड़ा के आता था। हमने इसको वॉलेट के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, अब पैसा आपका इजी पैसा के अंदर आएगा। अब पैसा आपके इजी पैसा के अंदर आएगा, रिपेमेंट भी इजी पैसा के अंदर होगी। आपको कैश हाथ में नहीं मिलेगा, या आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, या आपके वॉलेट में पैसे फ्लो कर जाएंगे। या आपने से प्रोसेस को एफिशिएंट किया, जो डिजिटल पाकिस्तान आपने आपको एफिशिएंट कर रहे हो। अब बेसिकली ये होता ये था कि इसके लिए पूरी ब्रांच खोलनी पड़ती थी ना मुझे, कि मुझे कैश हैंडलिंग के लिए पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ता था। कैश हैंडलिंग की कॉस्ट बचा रहे हैं आप। कैश हैंडलिंग की कॉस्ट हमें पड़ती थी। दूसरा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी ब्रांच का खड़ा करना पड़ता था जहाँ पे वॉल्ट है, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। अब ये है कि मैंने आपको, क्योंकि मेरा इकोसिस्टम इजी पैसा का तो पिछले 12 सालों से चल रहा है ना, मेरा बिलियंस का कैश फ्लो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? ATM में भी कैश मुझे मिल जाएगा, रिटेलर के पास भी मिल जाएगा। मैंने आपको लोन दिया और मैंने आपको ATM दे दिया या वॉलेट आपको इशू कर दिया। आप किसी भी 1.5 लाख रिटेलर से 1.5 लाख रिटेलर या 15,000 ATM से जाके अपना कैश आउट करा सकते हैं। आपको ब्रांच आने की जरूरत नहीं, आपको डोर स्टेप पे सर्विस मिल रही है, ठीक है? एवेल्युएशन करने के लिए मेरा बंदा टैबलेट लेके आपके पास आएगा, नो फिलिंग ऑफ फॉर्म्स, ही विल जस्ट राइट एवरीथिंग। पीछे से ऑटोमेटिकली आपका सारा KYC हो जाएगा और आपको एक लिमिट असाइन हो जाएगी। तो हमने माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री को इस तरह डिजिटलाइज कर, और साथ में जो क्रेडिट स्कोरिंग है वो बेहतर हो जाएगी। आप बेहतर कस्टमर को आइडेंटिफाई कर पाओगे, पोटेंशियल मेरे कौन से कस्टमर है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको लोन दे सकूं वहाँ पे जाके, रेदर देन वो जाके बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। आपके पास एक डाटा अवेलेबल है और यू कैन अप्रोच द पोटेंशियल कस्टमर। देखिए हमारे पास जो रिपीट लेंडिंग है वो सबसे बड़ा हमारा जो ना एसेट है। हमें पता एक दफ़ा एक बंदा हमें पैसे वापस कर देता है ना, तो हमें पता लग जाता है
किसकी क्रेडिट वर्दीनेस हमारे पास डेवलप होगी तो वो हमारा पार्टनर बन जाता है, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको कम वैल्यूएशन के साथ उसको लोन दे सकते हैं। तो हमने अपना माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जो है इसी तरह हमने डिजिटलाइज कर दिया। तो ये जो हमारी प्रोपोजिशन है हमारी माइक्रो फाइनेंस बैंक की, ये हम लोग इंडस्ट्री में सबसे पहले प्लेयर हैं जो हम ये कर चुके हैं। हम लोग अपनी सारी ब्रांचेस पहले ही बंद कर रहे थे लाइसेंस मिलने से पहले ही। वी वांटेड टू बिकम डिजिटल बिकॉज दिस इज़ नॉट स्केलेबल। हम कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं थ्रू ब्रांचेस, हमें हर कोने पे ब्रांच खोलनी पड़नी थी। अब हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली डिजिटलाइज कर लिया हुआ, अपने वॉलेट के थ्रू हम लोग लेंडिंग कर रहे हैं, वॉलेट के थ्रू ही हम कलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, स्टेट बैंक के लाइसेंस की बात करते हैं, आप लोग बगैर लाइसेंस से पहले ही आप लोग डिजिटल हो चुके हुए थे, उस तरफ आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। फिर वाई इजी पैसा अप्लाई फॉर द लाइसेंस? नंबर 1 ये, बाकी प्लेयर ने भी अप्लाई किया, कमर्शियल बैंक ने, एचबीएल में रिपोर्ट पड़ा, एचबीएल ने भी अप्लाई किया, जैज़ कैश ने अप्लाई किया, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, ठीक है। वो क्या इम्पैक्ट आया और वो क्यों ज़रूरी था? अगर आप पहली जर्नी पे चले गए तो उसने क्या इनेबल करता था वो, अगर मिल जाता फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? आप देखिए, एक तो ये कि कुछ लिमिट्स लगती हैं आपके लेंडिंग पे, जो हमारे भी करंट माइक्रो फाइनेंस लाइसेंस पे जो डिजिटल बैंक पे नहीं लगती, ठीक है। दूसरा, हम फॉरेक्स का काम नहीं कर सकते, वो हमें उस पर इजाज़त मिल जाएगी डॉलर्स में रेमिटेंस करने की। कुछ पेमेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स और अदर कंपनीज़ की, वो यूज़ केसेस जो हम पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं थ्रू अ डिजिटल लाइसेंस, जो अभी नहीं अवेलेबल, राइट, वो हम लेके आ सकते हैं। प्लस छोटी और चीज़ें हैं जो हम लोग कंज्यूमर के लिए, फॉर एग्जांपल इनवॉइस फाइनेंसिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर की फाइनेंसिंग है, वो हम जल्दी कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं ओवरऑल इकोसिस्टम में ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज़ ऑलरेडी देयर। So it is an enhancement rather than bringing something new. राइट। अच्छा, ये बताएं, इजी पैसा की अगर बात करें, इजी पैसा या मोबाइल वॉलेट्स, मेन उसका अर्निंग मॉडल है वो आपका मैसेज का डील कर रही है, आपके परसेंटेजेस अर्न कर रही है वहाँ से, कुछ आप कह लो कि ऑपरेशन कॉस्ट है जो हर कस्टमर बेयर कर रहा है, ठीक है। साथ में आपने ये ब्रिज कर दिया, आपने अपना लैंडिंग वाला कारोबार भी साथ में कर रहे हो। तो मेनली ज़्यादा फ्यूचर अगर एक्सपैंड होना है, पाकिस्तान में बात करते हैं कि अभी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन अनटैप है, तो ज़्यादा रेवेन्यू या पोटेंशियल आपको कहाँ नज़र आता है और बंदा किस तरफ मूव करना चाहिए, टूवर्ड्स मैसेज या फिर ये लैंडिंग की तरफ काम करके ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल हो गए? देखें यार, मैं इस क्वेश्चन का बड़ी देर से वेट कर रहा था बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देखें, ये मैं आपको ना, अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये मॉडल जो है ना, बड़ा इंडिया में अगर आप देखें, हमारा जो नेबर है उन्होंने कंज्यूमर साइड पे बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया ने, इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, हम भी उस स्टेज पे पहुंच गए हुए। हर बंदे के पास वॉलेट है, राइट। एवरी फोर्थ पाकिस्तानी हैज़ अ इजी पैसा वॉलेट, राइट। अगर आप बीच में बाकी प्लेयर को डालें तो हर बंदे का वॉलेट खुला हुआ है, एवरी पर्सन हु वांट्स टू यूज़ इट, राइट, जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन आपका अभी तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुई पाकिस्तान में, ये पहिया नहीं घूमा, ठीक है। बाकी मुल्कों में गूगल पे, सैमसंग पे ने आके जो लोकल वॉलेट प्लेयर्स हैं उनका शेयर सारा उठा लिया, ठीक है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी नीचे चली गई है। तो अब व्हाट इज़ नेक्स्ट? हम लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म तो खड़ा कर लिया है, व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो अगर आप देखिए ना, तो पाकिस्तान में द थिंग विच इज़ मिसिंग इज़ रिटेल पेमेंट्स। इंडिया में जो चाय वाला है, जो सब्जी वाला है, उसके पास भी QR कोड लगा हुआ है। देखिए, आपका कंज्यूमर के पास तो ऑलरेडी वॉलेट है, वो पैसे कहाँ जाके खर्चेगा? उसके इकोसिस्टम में जितने यूज़ केसेस आपने दे लिए ना, वो पैसे डालेगा और वो यूज़ कर लेगा, वो इकोसिस्टम से निकल जाएंगे बाहर। आपने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है जो उसके पैसे जो हैं वो उसके अंदर ही रहें। फॉर एग्जांपल देखिए, हम तो बैंक यूज़र्स हैं, जो अनबैंक्ड यूज़र हैं, फॉर एग्जांपल योर डोमेस्टिक हेल्प, राइट। आप अपने डोमेस्टिक हेल्प को सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं इजी पैसा अकाउंट में। मैं तो करता हूँ, आई डोंट नो कि आप करते हैं कि नहीं करते। कई दफ़ा खुद मांग लेते हैं कि जी मैं इजी पैसा के अकाउंट में भेज दें मुझे पैसे। वो मोस्टली क्या करते हैं, वो गांव भेज देते हैं, ठीक है। वो यहाँ यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ दुकानों पे QR नहीं लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे दुकानों पे QR लगा होगा तो वो जाके यूज़ करेंगे ना, राइट। सो दुकान वाले QR क्यों नहीं लगाते हैं? दुकान वाले QR इसलिए नहीं लगाते कि उन्होंने जिनको पेमेंट करनी होती है आगे से, वो QR, उनकी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती। उन्होंने जिससे माल ख़रीदना होता है वो डिजिटल पेमेंट नहीं लेते। अब आपकी टोटल पाकिस्तान में 1.9 मिलियन दुकानें हैं, ठीक है जी। 9 लाख दुकानें जो हैं वो कारोबार करती हैं आपका FMCG का, वो नॉन डिजिटल हैं, टोटल कैश बेस्ड है, ठीक है। हमने इन 9 लाख दुकानों को डिजिटल करना है तो आपका इकोनॉमी का पहिया घूमेगा और आपका व्हील पूरा होगा। दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट शुड बी डन।
अच्छा, इकॉनमी का पहिया घूमना इज समथिंग एल्स। थोड़ा मैं अब मेरा पॉइंट, ठीक है, अगर वो अभी इकॉनमी चल रही है, वो मैं जाके कैश से पेमेंट करूं या क्यूआर से करूं, ठीक है, चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, चीज़ें बिक रही हैं, विक रही हैं, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आप उसकी बात करते हैं इकॉनमी चलने की, लेट्स से अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू वो पेमेंट करेंगे, बिगर मसला क्या है, वो आ जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, वो टैक्स पेयर के अंदर आ जाएंगे, तो वो मसला हल करता होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि अगर वो क्यूआर कोड के थ्रू स्टेटमेंट आपकी पेमेंट करेंगे तो वो इकॉनमी चलने लग जाएगी, तो ये किस तरह से इसको थोड़ा सपोर्ट करें, इस चीज़ को? देखिए, आपने फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपके क्वेश्चन को सल्यूट करता हूँ। देखिए, इकॉनमी चलना क्या होता है? आपकी चीज़ें एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही हैं मुल्क के अंदर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए आपको क्रेडिट की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। इस वक्त आपकी 40% इन्फ्लेशन है 2 सालों में, ठीक है। अब 40% इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो सौदा एक दुकानदार को 1 लाख रुपए में पड़ता था, वो 1,40,000 में पड़ता है, 40,000 में पड़ता है। ठीक है जी। ठीक है। आपकी इकॉनमी का पहिया रुक गया हुआ है। वो 40,000 का डेल्टा किसने पूरा करना है? आप जब दुकान पर जाते हैं तो आपको स्टॉक मिलता है? नहीं मिल रहा ना, आपका पहिया रुक गया हुआ है। वाई इज मैन्युफैक्चरिंग नॉट मूविंग? वाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इन द शॉप्स? पैसे नहीं उसके पास। पैसे नहीं उसके पास। ये पैसा कहाँ से आना है? 40% इन्फ्लेशन के साथ आपके दुकानदार के पास पैसा ही नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ गई मेरे लिए, ठीक है, मैं इसको मॉडल लेता हूँ। आपका इन्फ्लेशन बढ़ गई, एक आपका एंटिटी है, ठीक है, साथ में बैठा हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, ठीक है, या जो भी आपका दुकानदार बैठा है जिसको पैसे नहीं है माल उठाने के। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, लाख रुपए का 1,40,000 का सामान हो गया, उसके पैसे नहीं है, 40,000 कहाँ से आएगा? आप आगे पैसा देते हो, ठीक है। बेचना कहाँ पे? उसने कस्टमर को बेचना है। कस्टमर के लिए इन्फ्लेशन बढ़ चुकी हुई है, उसकी बाइंग पावर नहीं बढ़ रही, तो अल्टीमेटली वो तो इकॉनमी तो रुक गई है। तो ये क्लेम करना कि वो मैं इसको लैंड कर दूंगा और इकॉनमी चल जाएगी, तो वो एक सस्टेनेबल साइकिल नहीं लग रहा। अल्टीमेटली इकॉनमी को चलना ये होता है कि आपकी बाइंग पावर बढ़े, इन तबका को आपको ऊपर लेके जाना है, इन तबकात को, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। देखिए, दोनों तबकात को ऊपर लेके जाना है आपने दोनों तबकात को किस तरह ऊपर लेके जाएंगे? अगर आप उनकी बाइंग पावर बढ़ा देंगे, ठीक है, बाइंग पावर किस तरह बढ़ती है? आप एक लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं ना। आपने एक तरफ तो सपोर्ट कर दिया प्रोडक्टिव लेंडिंग में, जो आपने वहाँ पे उनको सपोर्ट करे। आप अवेलेबिलिटी को इंश्योर, अभी आपकी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं बिकॉज अवेलेबिलिटी कम होती है उसकी। ठीक है, एक तरीका ये होता है, आप सारे मसले एक जो है ना वो एक स्ट्रोक से हल नहीं कर सकते। आपको कंज्यूमर की बाइंग पावर और रिटेलर की बाइंग पावर को सेपरेट तराजू में रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब माइक्रो फाइनेंस जो आपकी इस एंटिटी को हेल्प आउट कर रहा है। माइक्रो फाइनेंस, मैं आपको उसका एंड में हल बताता हूँ जो हम करने लगे हैं अभी, जो मेन प्रोपोजिशन है मैं हल बताता हूँ हम क्या करने लगे। माइक्रो फाइनेंस इसका हल नहीं कर सकता। 1.9 मिलियन दुकानों तक माइक्रो फाइनेंस नहीं पहुँच सकता। ठीक है, कितनी दुकानें खोल लेंगे आप, कितने ब्रांचेस खोल लेंगे आप? ईजी पैसा कारोबार हम लोग लॉन्च करने लगे हैं, हमने लॉन्च बल्कि कर दिया भाई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग अपने सारे 1.9 मिलियन दुकानदारों को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे ये दुकानदार अपने आप को रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्टॉक अवेलेबल होगा। दे कैन गेट अ क्रेडिट ऑन बाय नाउ पे लेटर बेसिस। दे विल बी स्कोर कार्डेड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स दे डू, राइट, जितनी ट्रांजेक्शन्स पे करेंगे। अभी होता ये है कि वो कैश कलेक्ट करता है फ्रॉम द कस्टमर और कैश से पेमेंट करता है टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इजी पैसा कारोबार एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम उसको डिजिटलाइज कर देंगे। अब डिजिटलाइजेशन से ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट लेगा, क्यूआर या सम अदर मेथड, राइट, और फिर जो पेमेंट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को वो भी डिजिटली करेगा। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म FMCG के पहले ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इस टोटल इकोसिस्टम में वो इन्वेंट्री भी मैनेज करेगा, उसके पास एक पोर्टल होगा या ऐप होगी जिसके अंदर वो अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज करेगा, और इस ट्रांजेक्शन की बेस पे हम उसको एक क्रेडिट लाइन देंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का उससे स्टॉक लेना है और बाकी 40,000 का हम उसको क्रेडिट दे देंगे, वो 1 वीक के अंदर वो क्रेडिट वापस कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोग इजी पैसा कारोबार के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करें। इसमें हमारे पार्टनर्स हैं दुकान.pk, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर पार्टनर है और हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। ये हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है एंड दिस इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री, राइट। अभी छोटी पॉकेट्स में बहुत लोग काम कर रहे हैं इस पर। अगर आप देखो तो ये वो सेगमेंट है जो हर स्टार्टअप ने टैप करने की कोशिश की हुई है, बट नोबडी इज़ एज बिग एज इजी पैसा, राइट। किसी के पास वो स्केल नहीं है कि इसको इतने बड़े स्केल पे मैनेज कर सके। किसी के पास वो ब्रांड पावर नहीं है कि वो इतने बड़े स्केल पे इसको
लेवरेज कर सके इस इंडस्ट्री को, राइट? सो वी आर द पायनियर्स ऑफ फिनटेक्स इन पाकिस्तान. वी हैव द नंबर ऑफ रिटेलर्स, वी हैव द पावर, वी हैव द रिलेशनशिप, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डू इट. हम लोगों ने अब ये बेड़ा उठाया है कि जो डेल्टा है इन्फ्लेशन का रिटेलर का, अब मसला ये है कि इस 9 लाख रिटेलर को कोई उधार नहीं देता, कोई बैंक मुंह नहीं लगाता. इसको अगर जो मैक्सिमम सपोर्ट मिलती है वो डिस्ट्रीब्यूटर से कि यार चल तू क्रेडिट ले ले मुझसे, ठीक है, वो भी कैश इनको इतनी नहीं मिलती. हम इनका ये मसला हल कर देंगे, हम इनका मसला ये हल कर देंगे, इनका पूरा इकोसिस्टम डिजिटलाइज कर देंगे. दूसरा ये है कि इनकी ज़रूरत के मुताबिक इनको हम बाय नाउ पे लेटर का लोन दे देंगे. अच्छा, साथ में एक मसला ये भी आता है ना, आपकी सर्विस काफ़ी अच्छी है, एक मार्केट को गैप को फिल आउट भी कर रही है, लेकिन मार्केट रेडीनेस इन टर्म्स ऑफ उसके बिहेवियर, वो दुकानदार रेडी ही नहीं है. दुकानदार ने शायद मोबाइल फ़ोन ही से स्मार्ट ना यूज़ किया. 9 में से जो आपका थर में बैठा हुआ है, जो आपका सखर में बैठा हुआ है, इंटीरियर सिंध के अंदर, साउथ पंजाब में बैठा है, वो तो रेडी, वो इतनी जल्दी ऑन बोर्ड नहीं हो पाएगा. यार थर का बंदा टिकटॉक बना सकता है, टिकटॉक बना सकता है, इसमें नहीं आएगा वो. नहीं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त वी हैव बीन टेस्टिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 4 years, राइट? सो दिस इज़ नॉट अ वन डे प्रोडक्ट. तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आज सोचा और कल बन गया. हम 4 साल से इस पर काम कर रहे हैं, तो हमारी लर्निंग्स हैं, हम इसको आस्ता आस्ता मार्केट में लेके जाएंगे. और देखिए, डिजिटल का मकसद ये होता है कि आप इवॉल्व करते हैं, आप गलतियों से लर्न करते हैं. हो सकता है पहली ट्राई में हम लोग 100% सक्सेसफुल ना हो. ईजी पैसा भी इस तरह इवॉल्व हुआ है, ठीक है. हम लोग काफ़ी चीज़ें जो रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं. हम लोग रिटेलर्स के साथ बैठ के सर्वे भी करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कैप्चर भी करते हैं. तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वट एवर वी हैव लॉन्च्ड इज़ बेस्ड ऑन द करंट नीड. और हमारे इस वक्त प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, आपकी एक सर्विस थी QR कोड के थ्रू, आप मोबाइल, आपने टोटल के पंप के साथ में पार्टनरशिप किए हुए थे मेरे ख्याल से, ठीक है, वो भी अब नहीं चल रही. अब पॉइंट ये, इस्लामाबाद जैसे शहर में आपने वो किया, आप इंसेंटिवाइज करते हो, लोग आते हैं, अच्छा ठीक है, बर्गर फ्री मिल रहा है, कुछ कर रहे हैं, मैं जाके यूज़ कर लूँगा, ठीक है. अगेन थर वाला बंदा वो वहाँ बैठ के टिकटॉक तो बना सकता है, लेकिन यहाँ पे आप बड़े शहरों को वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पा रहे. तो छोटे शहर में वो मार्केट, आप कस्टमर बिहेवियर को रिटेन करना, वो किस तरह से पॉसिबल होगा? कि कस्टमर बिहेवियर को ना सस्टेन करने के लिए आपको वो चीज़ देनी पड़ती है जो उनके लिए फीजिबल हो. ठीक है. आपका जो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो तकरीबन, अब कहते हैं, अब मैं आपको ना सर्वे वाले फिगर कोट कर रहा हूँ, 100 मिलियन है, इसमें से एक्टिव आधे भी नहीं होंगे. जो मोबाइल फ़ोन यूजेज है वो भी 60 मिलियन पे पहुंची हुई है. तो आपका जो थर का बंदा बैठा हुआ है वो USSD प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेता है, या SMS यूज़ कर लेता है, या WhatsApp यूज़ कर लेता है, ठीक है. हम सारे टच पॉइंट्स पे हम उसको ये ऑप्शन देंगे कि इसके थ्रू वो हमसे कम्युनिकेट कर सके. तो वी विल मेक इट ईजी फॉर दैट गाय टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज और अ प्लेटफॉर्म विच सूट्स हिम, ठीक है. उसको ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इकोसिस्टम में जाके जो चीज़ हमें समझ आती है उसी तरह कम्युनिकेट करें, ठीक है. और देखें, जब आप इस वक्त जो इजी पैसा पे ट्रांजैक्शन हो रही है, आपके घर में थर में नहीं हो रही है ना. तो थर में जब बंदा पैसे भेज सकता है, असिस्टेड या नॉन असिस्टेड, वो कोई ना कोई तो कर रहा है ना. इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, 3 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन होती है साल में हमारी इजी पैसा प्लेटफॉर्म पे. पैसे लोग OTP भी समझते हैं, बायोमेट्रिक भी कराते हैं जाके, उनको SMS पढ़नी भी आती है इंग्लिश में कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है. तो दुकानदार बहुत स्मार्ट है, जब उसको पता लग जाएगा ना मेरा इसमें फ़ायदा है, तो वो खुद लर्न कर लेता है. एक बंदे को एक बार समझ आ जाती है ना कि यार मेरा इसमें फ़ायदा है, तो ही विल लर्न हिमसेल्फ टू मेक हिम एजुकेटेड. और दूसरा ये कि ये एक इकोसिस्टम है जिसमें तीनों का फ़ायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, रिटेलर का भी फ़ायदा है. जब सबका फ़ायदा हो जाता है ना, तो फिर एक लर्निंग क्विक हो जाती है. सब चाहते हैं कि इसको हम लोग बेहतर कर लें. दूसरा सवाल जो आपका QR का था, अच्छा, QR पे हमें थोड़ा सा मैंने 2001 में ट्राई किया था हम लोगों ने टोटल के साथ, और बाकी दूसरी कंपनीज के साथ में ट्राई किया था. उस वक्त मार्केट रेडी नहीं थी. मार्केट जो है ना वो इंसेंटिव बेस्ड ट्रांजैक्शन करती थी. अब मेरे ख्याल में मार्केट रेडी हो गई है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ सो हाई और टिकट साइज़ भी काफ़ी बढ़ गया हुआ है. पीपल डोंट वांट टू कैरी कैश, राइट. और अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खुद हमारे पास आ रही हैं कि हमें QR लगा दें, क्योंकि जो उनका क्रेडिट कार्ड का MDR है वो भी बढ़ गया हुआ है. सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम व्हेन वी कैन प्रमोट QR. और गवर्नमेंट ने भी अच्छी सपोर्ट देना शुरू कर दी है. गवर्नमेंट ने पहले अभी जैसे फेडरल कैपिटल में उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स पे मेकल टैक्स पे 10% ऑफ दिया हुआ है. सारे लोग QR कोड इस्तेमाल करें, और एक तरफ आप कह लो परसेंटेज के अंदर आपके कुछ लोग कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रॉम बिजनेस कुछ ना कुछ आपके परसेंटेज बच जाती होगी उसके अंदर. QR कोड इज़ बेटर, इट्स चीपर. देखें, डिवाइस की कॉस्ट भी नहीं पड़ती. सबसे पहली बात है कि डिवाइस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. QR जो है ना उस पर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है. QR पे डिवाइस की कॉस्ट भी नहीं है, कोई इंटरचेंज भी नहीं पड़ता हमें. वो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है. सो प्रैक्टिकली उसमें QR में बहुत फ़ायदा है सबके लिए. कस्टमर के लिए भी फ़ायदा है,
मर्चेंट के लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है। तो ये सबसे सस्ता जो है ना वो ट्रांजैक्शन क्यूआर पे पड़ती है। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी मार्केट को इंडिया के साथ करते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में अगर मैं सुन रहा था, उज़ैर यूनुस कोई पॉडकास्ट सुन रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो है ना एक फिनटेक का इकोसिस्टम बड़ी जल्दी उन्होंने वो जो होते हैं ना बीज लगाना, सीड्स लगाना बड़ी जल्दी लगा दिया था। नादरा का सिस्टम डेटाबेस था उनके पास, बहुत कुछ कर सकते थे। इंडिया बाद में इंटर हुए, इंडिया बहुत आगे चले गया। तो पाकिस्तान ने वो क्या-क्या मेजर गलतियाँ की हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फिनटेक के स्टार्टअप भी कम है, फेल भी ज़्यादा होते हैं, और जो बड़े प्लेयर्स हैं ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो कि इंडिया में आके कर जाते होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में अभी तक जो मेन एक मिसिंग लिंक है ना आपका, वो कंज्यूमर और रिटेल के दरमियान डिजिटल पेमेंट्स का कोई लिंक नहीं है, राइट? एक आपने कंज्यूमर के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है फिनटेक का, जो आइसोलेशन में चल रहा है। वो कैश इन करता है, यूज़ करता है, कैश आउट कर लेता है। रिटेल पेमेंट्स जो है अभी, जिसको क्यूआर कहते हैं हम, राइट? इंडिया में, फिलीपींस में, चाइना में हर दुकान पे क्यूआर पेमेंट्स होती है। वहाँ पे कैश को डिमोनाइज़ कर दिया गया हुआ है। वहाँ पे कैश कोई नहीं यूज़ करता। मैं चाइना गया हूँ, मुझे 2 दिन तक ढूँढता रहा, मुझे कहीं कैश अलाउ नहीं किया उन्होंने यूज़ करना। सब फ़ोन के थ्रू पेमेंट करते हैं, राइट? सो दिस हैपेंस नॉट इन आइसोलेशन। वहाँ पे गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे आपको 100% वहाँ पे सपोर्ट मिलती है जहाँ पे आप कैश नहीं यूज़ करते, ठीक है? तो वहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि उन्होंने कैश को डिमोनाइज़ किया है, रिटेल पे इंसेंटिवाइज़ किया है। इंसेंटिवाइज़ करने का मकसद ये होता है कि आपने ज़रूरी नहीं है आपने डिस्काउंट देना है। आपने प्रमोट करना होता है कि यार ये आप कैश ना यूज़ करें। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप 5,000 का नोट ख़त्म कर दें तो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स, राइट? कि अगर आपको कहीं ना कहीं तो पैसे लोड करने हैं ना, ऑटोमेटिकली ज़रूरत बन जाएगी, ठीक है? ये एक इंडिया में हुआ है, उन्होंने किया है, सब ने डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करना शुरू कर दी हैं। दूसरा ये कि इंडिया में एक यूपीआई सिस्टम लग गया था जहाँ पे सारे बैंक्स ने मिलके एक फ़ास्ट पेमेंट सिस्टम लगाया जो सारे फिनटेक्स को सपोर्ट कर रहा था। हमारा रास्त अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। हमारा रास्त अभी तक सिर्फ आईबीएफटी के तौर पे यूज़ हो रहा है। हमारा रास्त जो है अभी डायरेक्ट डेबिट बैंक से नहीं कर सकता। फॉर पीपल लाइक यू एंड मी हु डोंट नीड टू कैश इन टू माई अकाउंट, राइट? वो पेमेंट ये ना कि आप दुकान पे गए, आपने अपने, चाहे 10,000 की पेमेंट है, चाहे 50,000 की पेमेंट है, आपके अपने वॉलेट में पैसे नहीं डालने। आपने रास्ट के थ्रू डायरेक्टली आपने क्लिक किया और आपकी पेमेंट हो गई। दिस इज़ व्हाट द फ्यूचर इज़, राइट? तो इंडिया हैज़ दैट, वी डोंट हैव इट, राइट? द फ्यूचर ऑफ रास्ट इज़ दिस, दैट यू हैव अ लाइव पेमेंट विच इज़ अ फास्ट पेमेंट स्कीम। अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे। तो हमारे सिस्टम जो हैं वो एक तो ये कि वहाँ पे रिटेल पेमेंट हमसे बहुत पहले पहुँच गई थी, और दूसरा ये कि वहाँ पे यूपीआई जो है हमसे 4-5 साल पहले लॉन्च हो गया था। ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हुई अभी तक, जिसकी वजह से आपको जो ग्रोथ का जो है फैक्टर नहीं मिला। हमें ग्रोथ का फैक्टर मिला है कोविड के दिनों में। कोविड के दिनों में डिजिटल पेमेंट में मुझे याद है कि लोगों ने फेसबुक बिजनेसेस बहुत चमकाए अपने, ठीक है? मुझे लोगों के फ़ोन आए कि जी मेरे अकाउंट खोल दें। फिर स्टेट बैंक ने 10 लाख वाला अकाउंट भी अलाउ कर दिया वॉलेट पे। लोगों ने घर से अपना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। तो बहुत पेमेंट्स हमारी 5-6 टाइम्स बढ़ गई। वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन गई। लेकिन आपका देखें, वो मैं कह रहा था ना कि इकॉनमी का पहिया जो घूमता है, इकोसिस्टम जो आपको, मैं ख्याल से अब शायद एग्री कर गए होंगे आप कि इकोनॉमिक पहिया तब घूमता है जब डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती है आपकी, राइट? आप डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को ही घुमा सकते हैं। आपको जो चीज़ पता ही नहीं है उसको किस तरह घुमाएंगे आप? आपको पता है रिटेल पेमेंट्स कितनी होती हैं? नहीं पता ना, फिर डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। 58 के एक सर्वे के मुताबिक $58 बिलियन a ईयर होती हैं, राइट? इफ़ यू डोंट नो हाउ मेनी रिटेल पेमेंट्स देयर आर, हाउ कैन यू मूव दैट नीडल, राइट? यू कैनॉट मूव दैट नीडल। तो आपने रिटेल पेमेंट्स बढ़ानी है, आपने उनको क्रेडिट देना है, आपने उनकी इनकम बढ़ानी है, आपने उनकी प्राइसिंग को कंट्रोल करना है, आपने उस पर टैक्स लगाना है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म डिजिटल होगा तो हम आगे चलेंगे। तो ये है कि हमारा जो हम आइसोलेशन में कंज्यूमर चल रहा है, आइसोलेशन में रिटेलर चल रहा है। अब डिजिटल करेंगे तो हम किसी तरीके से उनको आगे जाएंगे। देखिए, ये कमर्शियल बेसिस पे ही होगा। अगर आप इसको फोर्सफुली करेंगे ना, तो फोर्सफुली लोग काम नहीं करते। तो हम उनके लिए इंसेंटिव ये लेके आए कि इनको क्रेडिट लाइन मिलेगी, और जब क्रेडिट लाइन मिलेगी तो हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो वो खुशी से सारे काम करेंगे। एंड वी हैव डन दिस बिफोर, राइट? सो वी कॉज्ड अ डिसरप्शन इन 2009 व्हेन वी लॉन्च्ड दिस। हमने 12 साल में पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो है ना फिनटेक खड़ा किया है, जिसमें एवरी फोर्थ पाकिस्तानी इज़ यूजिंग ईजी पैसा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में देखें
पीपल ट्रस्ट अस। आप जब कहीं भी जाएं, आप बिलियंस रुपीज़ का जो ट्रांजैक्शन है पर डे होती है, और लोग ट्रस्ट करते हैं, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होता, राइट। हमने कंज्यूमर के लिए फैसिलिटी दी ना, तो हम रिटेलर के लिए भी देंगे, अब मर्चेंट के लिए भी देंगे। हम पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा करेंगे जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर सबको हम डिजिटलाइज करें। अच्छा, आई वुड लाइक टू एक्सपेंड मोर ऑन द रास पार्ट ना। रास पार्ट की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल आपका एक बैंक अकाउंट को मोबाइल से कनेक्ट करता है और आपका एक फास्ट चैनल प्रोवाइड करता होता है। जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि फास्ट अभी इनेबल उस तरह से नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। थोड़ा वो समझाएं हमारी ऑडियंस को कि रास अभी उसका ट्रू पोटेंशियल है क्या और अभी कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मैं सारे सवाल आपके अच्छे हैं। ये टोस्ट मास्टर का कमाल है। सारे सवाल आपके अच्छे हैं, आपकी रिसर्च भी अच्छी है यार। रास जो है ना, बेसिकली करंट जो स्टेट और फॉर्म में है ना, वो IBFT की रिप्लेसमेंट है। ठीक है। इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र, जो बैंक टू बैंक भी है, बैंक टू वॉलेट भी है, जिस तरह आप करंटली करते हैं, ठीक है। तो आप पहले आपका सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, OneLink का। तो OneLink के थ्रू आप पैसे इधर से उधर भेज सकते थे, ठीक है। अब आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाएँ तो आपसे पूछेगा OneLink या रास्ट। आपने यूज़ किया होगा ना। आप किसी वॉलेट में जाए तो आपसे 2 ऑप्शन देता है, OneLink या रास्ट। ऐसे ही है, फाइनेंशियल रियल एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल रियल है, ठीक है। ये लेकिन ट्रू पोटेंशियल नहीं है। ट्रू पोटेंशियल ये है आपका, जब आप इसको फास्ट पेमेंट सिस्टम जो ओरिजिनल है आपका, डायरेक्ट डेबिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको ऑटोमेटिक पेमेंट कन्फिगर कर सकूँगा अपने वॉलेट में एट द बैक एंड, एंड आई कैन कन्फिगर अ बैंकिंग अकाउंट टू एनी ऑफ माई वॉलेट्स, राइट। अब मुझे स्टोर्ड वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी अपने, फॉर एग्जांपल मेरा इजी पैसा वॉलेट है और मेरा बैंक अकाउंट किसी और बैंक में होस्टेड है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बैंक अकाउंट में, मैं अपने इजी पैसा वॉलेट में पैसे डालता हूँ। मैंने 10,000 रुपये डाले, ख़त्म हो गए, फिर 10,000 रुपये डाले, फिर ख़त्म हो गए। अब मैं किसी जगह ट्रांजैक्शन करने जाता हूँ जहाँ पे मेरे वॉलेट में 5,000 रुपये हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन 10,000 ही करनी है, तो मैं फिर जाऊँगा, IBFT करूँगा, बैंक अपने वॉलेट में टॉपअप करूँगा उसका, फिर ट्रांजैक्शन करूँगा। रिक्वेस्ट टू पे जो है ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगी रास के थ्रू इन द फ्यूचर स्टेट में, जब मुझे स्टोर्ड वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी भी कार्ड को, किसी भी अकाउंट को डायरेक्ट क्लियरिंग कर सकता हूँ। जब एक दफ़ा मैं लिंक कर दूंगा उसको, तो आई कैन चार्ज एनी बैंक अकाउंट, एनी कार्ड ऑन अ लाइफ बेसिस। सो दिस इज़ द ट्रू फीचर ऑफ रास्ट। और इसमें मैं पॉलिसी इंटरवेंशन आपकी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट इतना कंड्यूसिव होगा तब जाके आप वो चीज़ें बैक एंड पे कॉन्फ़िगर कर पाओगे कार्ड के साथ जो लिंक है। एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, दिस इज इन टेस्टिंग फेज। आई थिंक दिस इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रास्ट। रास्ट जो है बेसिकली गवर्नमेंट का पेमेंट सिस्टम है, और उसमें ये सारे बैंक्स जो हैं वो आपस में आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली जब हम जाएंगे स्टेज पे, तो ये सबका फ़ायदा होगा इसमें। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ी एक वर्ल्ड बैंक भी कोट करता होता है, सारे फिनटेक के प्लेयर भी कहते हैं कि 70% अनबैंक्ड है। फिर हम देखते होते हैं हर हफ्ते उठ के तकरीबन कोई ना कोई नया स्टार्टअप आ रहा है फिनटेक का, 3 महीने बाद नए बैंक आ रहे हैं। स्टेट बैंक ने 5 लाइसेंस भी दे दिए डिजिटल बैंक को। तो हम वो कर क्यों नहीं पा रहे, वो जाके हम 70% जो उसको टैप क्यों नहीं कर पा रहे? और इतने ज़्यादा बैंक्स लेके क्या कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? मैं जाके डिजिटल बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाऊँ, मैं फिनटेक में खुलवाऊँ, उधर खुलवाऊँ, मतलब मैं तो पैसे यूज़ कर इस्तेमाल करना है मैंने। देखिए, हर इंसान की एक फाइनेंशियल नीड होती है, ठीक है। हमारे पास पाकिस्तान का जो सेविंग रेट है वो इट्स लोएस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक 3.8% में 3.8%, राइट। हमारे यहाँ स्पेंडिंग इकॉनमी है, हमारे यहाँ पैसे को जोड़ के रख के कुछ बनाने का कोई ना इन्वेस्टमेंट का। आप सेविंग करेंगे तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसी है ना। आप स्टार्ट करते हैं विद अ स्मॉल सेविंग अमाउंट, आपको सेविंग करने के लिए आपको बैंक होना पड़ता है, ठीक है जी। आप चाहे छोटे अमाउंट से सेव करें, चाहे बड़े अमाउंट से सेव करें, बट आपको कहीं ना कहीं अपना बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है। एक सर्टन फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। आप कमेटी ले लें, ठीक है। आप कमेटी भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, तो आपको कमेटी जैसे प्रोडक्ट पे भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको डिजिटल कमेटी अगर मिल जाए आपको, तो आप उसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं डिजिटली। अब इस सेविंग को बढ़ाने के लिए हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट कोई ना कोई किसी फॉर्म में किसी फिनटेक के साथ जुड़ना पड़ता है, ठीक है जी। दूसरा, पैसों के लेन देन के लिए आपको एक किसी न किसी बैंक के साथ जुड़ना पड़ता है। आपने पैसों के लेन देन करना है अगर कैश के थ्रू, तो आपको, मैं फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं अब G13 में और मैं F11 में हूँ, मैंने आपको पैसे भेजने हैं, तो मुझे फिजिकली आना पड़ेगा ना आपके पास। बट अगर मेरा वॉलेट खुला हुआ है तो मैं आपको P2P कर दूंगा, ठीक है। या मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं आपको, सो डिजिटल मनी एक्सचेंज हैपन्स व्हेन यू आर बैंक्ड और यू हैव अ वॉलेट, राइट। तो ये नीड होती है लोगों की, लेकिन लोग इसको अभी तक बाईपास कर रहे हैं थ्रू कैश, राइट। और वो क्या करते हैं कि वो मनी राउट कर देते हैं। घर में कोई बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदे का वॉलेट है, उसको कहते हैं यार तू भेज दे, ठीक है।
लोग यूज़ कर रहे हैं इसको अभी, लेकिन लोग यूज़ कर रहे हैं थ्रू पीपल हु हैव अ वॉलेट। अब सारे बैंकों का अभी आप कह रहे हैं ना कि पहला सवाल तो ये कि हमें बैंकिंग नीड क्यों है। बैंकिंग नीड इसलिए है कि जब सबकी फाइनेंशियल नीड जब पूरी हो जाएगी, एक तो ये है कि जो वो रेगुलर ट्रांजैक्शंस कैश पे कर रहे हैं तो वो ये डिजिटली कर सकेंगे, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे, रात से चीज़ें खरीद सकेंगे। ये एक चीज़ें हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप मिसिंग पीसेस हैं जब आप ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस अपना करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यंग लड़के हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो अपना वॉलेट खोल के भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा 10 लाख का वॉलेट खुल गया, मैं इस पर पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने अगर ट्यूशन पढ़ानी है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इजी पैसा वॉलेट डाउनलोड करूँगा, मैं पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी नीड है। हर बंदे की एक स्टेज पे फाइनेंशियल नीड होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने पैसे कहीं जमा कराने, तो मैं बैंक अकाउंट खोलूँगा या वॉलेट जमा कराऊँगा। मैंने किसी को पैसे देने हैं, तो पैसे देने के लिए या तो मैं फ़िज़िकली पैसे लेके जाऊँगा या मैं पैसे सेंड करूँगा थ्रू एनी रेल्स। उस रेल को रीच करने के लिए मेरे पास कोई फाइनेंशियल अकाउंट होना चाहिए। चलें, ये तो समझ आती है कि ये आपकी नीड है, लेकिन मार्केट कैप्चर क्यों नहीं हो पा रही? मतलब ईज़ी पैसा ने किया, जैज़ कैश ने किया, बाकी जो नए प्लेयर आ रहे हैं, बाकी इतने ज़्यादा पेज आ चुके हैं आपके, सादा पे, नया पे, और बाकी आपके बैंक आ रहे हैं, वो क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे मार्केट को? रीज़न क्या है पीछे? सबसे बड़ा जो मैंने आपको मसला बताया ना कि 2 तरीके हैं कैप्चर करने के। एक तो ये है कि आप जब वहाँ पे एक बैंक खोल देते हैं, तो उस एरिया में जाकर लोगों के बैंक अकाउंट खुलना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन दैट लोकेशन, राइट, वहाँ पे जो उधर के लोग हैं। दूसरा ये कि आप जब फिनटेक खोलते हैं, तो फिनटेक जो है वो डिजिटली उनको अप्रोच करता है। हमारी डिजिटल लिटरेसी अभी तक बहुत लो है। आपने वहाँ पे यूज़ केस जो क्रिएट करना है, जो मैंने आपको बताया है कि आपका यूज़ केस तभी क्रिएट होगा, सबसे बड़ा यूज़ केस आपका मिसिंग है, वो है रिटेल। मैंने ज़रूरत क्रिएट करनी है रिटेल मार्केट में, जहाँ पे हर बंदा जब दुकान पर ट्रांजैक्शन करे तो उसका वॉलेट होना चाहिए, ठीक है। जब दुकानदार पैसे एक्सेप्ट करेगा क्यूआर पे, तो हर बंदे को वॉलेट खोलना पड़ेगा। इट इज़ देन ऑल फिनटेक्स विल कम टुगेदर एंड देन एवरीवन विल हैव अ वॉलेट। और फिर जब आप जाएंगे कि यार मुझे, अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा डोमेस्टिक हेल्प है और वो काम करेगा, वो कहेगा जी मुझे मेरे वॉलेट पे भेजो पैसे, ठीक है। देन पीपल विल स्टार्ट आस्किंग फॉर अ डिजिटल पेमेंट। इस तरह फिर आपकी डिजिटल पेमेंट मेरे वॉलेट से निकल के आपके वॉलेट में आएगी, आपके वॉलेट से निकल के किसी और के वॉलेट में जाएगी, और आपका जो ड्राइवर है वो जब जाके शाम को रोटी खाएगा तो वो भी उसको पेमेंट करेगा डिजिटली। ये इंडिया में ऐसे ही होता है, फिलीपींस में ऐसे होता है, चाइना में भी ऐसे ही होता है। ये मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वहाँ पे कोई और मोड ऑफ पेमेंट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमारे मिसिंग लिंक है ना अभी। मैं आपको तो भेज देता हूँ, लेकिन या मैं अपने किसी और दोस्त को भेज देता हूँ, या मैं डोमेस्टिक हेल्प को भेज देता हूँ, लेकिन उसके बाद आगे वो कुछ नहीं करता। उसका मैक्सिमम क्या करता है, बिल पेमेंट कर देता है, ठीक है, या वो अपने गाँव भेज देता है। तो आई हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम कि जहाँ पे वो जाता है वहाँ पे क्यूआर अवेलेबल हो, रिटेल पे वहाँ पे पेमेंट अवेलेबल हो और वो एक्सेप्ट करे। और क्यूआर क्यों अवेलेबल होगा? क्योंकि रिटेलर खुद पुश करेगा उसको, उसमें फ़ायदा है। रिटेलर का फ़ायदा होगा तो वो रखेगा ना, बिजनेसमैन है। मैं कहूँ कि यार ये क्यूआर रख के तेरा मसला हल नहीं होगा, तो वो कहेगा यार मैं क्यों रखूँगा उसको। और रीज़न ये है कि उसकी वो क्रेडिट स्कोरिंग हो रही होगी। उसकी क्रेडिट स्कोरिंग हो रही होगी, उसको उसमें से फ़ायदा मिलेगा, उसकी जो नीड है क्रेडिट की वो पूरी हो रही होगी। प्लस हम जो इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं उसमें हम रेवेन्यू अर्निंग की और अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें लेके आ रहे हैं। उसको और जो है ना उसमें और प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जिससे वो और पैसे कमा सकेगा। वो भी हम आस्ता आस्ता अनवेल करेंगे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए। 4 साल का ईज़ी पैसा का क्या विजन है कि वो किस तरह मार्केट में आप डिजिटल की तरफ लेके जाना चाहते हो खुद को? 4 साल का अगर क्विकली अगर मुझे बताएं। देखिए 4 साल में जो हमारा मेन विजन है ना, वो तो डिजिटल बैंक का आपको मैंने बता दिया कि आस्ता आस्ता हम डिजिटल बैंक के नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। उसमें से जो कोर प्रोडक्ट है मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया, ईजी पैसा कारोबार इन कोलैबोरेशन विद द कंपनी कॉल्ड दुकान.pk। तो ये हमारा कोर प्रोडक्ट है। दूसरा ये कि हम लोग जो हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस थी लिमिट्स की, वो हट जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो कमर्शियल बैंक्स प्रोडक्ट देते हैं ऑन अ ब्रिक एंड वाटर मॉडल, वो हम लोग सबको डिजिटली दे सकेंगे, ठीक है। तो वो अब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बताने का फ़ायदा नहीं है। आई मीन वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग आपको डिजिटली अवेलेबल कर देंगे। डिजिटली का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप ब्रांच जाके यूज़ करते थे वो आपको घर बैठे मिल जाएंगी। अच्छा, हाइपोथेटिकली मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि आपके कमर्शियल बैंक की इंटेंशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट है, वो उसको लोन देती है और वो उस पर इंटरेस्ट से अपना सिस्टम चला रही है, ठीक है। आइडियल केस लेते हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाते हैं, ठीक है, जाके इकॉनमी वगैरह सब कुछ ठीक होती है, बाद में उसको ख्याल नहीं है कि एक कमर्शियल बैंक को यार मैं तो अपना सारा इंटरेस्ट मैंने गवर्नमेंट की तरफ रखा हुआ था और मैं कस्टमर को कैप्चर ही नहीं कर पाया 10-20 साल के बाद जाके। तो इस पर आपकी क्या थॉट, अगर ऐसा हो जाता है सिनेरियो के अंदर? देखिए मेरे ख्याल में तो ये होगा,
और ये जैसे कि होगा। हाँ ये होगा, ये पहले भी हो चुका हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे नहीं होता कि कमर्शियल बैंक्स जो है ना वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। एक शेयर छोड़ देंगे, अच्छा खासा कैप्चर है उसका। अगर रेवेन्यू की बात करें 60 या 40% आपका गवर्नमेंट से आ रहा है उसका। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता कि वो सारी जो है ना वो चीज़ें सारे दे पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। वो थोड़ा बहुत जो है ना वो बाकी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, उनका काम चल रहा होता है, राइट। तो वो दे फोरसी, और वो ये है कि उनकी जो देखिए कमर्शियल बैंक इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज बट आई कैन ओनली कॉमेंट ऑन व्हाट आई नो, राइट। तो वो बेसिकली करते ही हैं कि उनका जो फ्यूचर प्लान होता है ना उसमें ये एम्बेडेड होता है कि मैंने किस वक्त किस प्रोडक्ट में कितना थ्रॉटल देनी है। तो वो पहले से फोरसी कर लेते हैं कि डॉलर रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो ये मिनट बेसिस पे इनके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो वो इतनी आसानी से लूज़ नहीं करते। तो वो उनके पास, क्योंकि दे हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी ईयर्स, और वो सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से प्लान करके रखी होती हैं। प्रॉफिट जब आपने इतना ज़्यादा कमा लिया होता है तो अगले 1-2 साल को मैनेज करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। वो आप सस्टेनेबिलिटी होती है ना कि आपने एक साल बहुत कमा लिया, अगले साल में आपने सस्टेन कर लिया, तो यू कैन मैनेज एंड रीस्टार्ट द प्रोडक्ट्स व्हिच यू डिड नॉट पुट योर फुल एफर्ट इन। तो वो सारा काम तो वो फिर से कर सकते हैं। सर विश यू बेस्ट ऑफ लक जो इजी पैसा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ से, बाकी भी मिलकर प्लेयर की, क्योंकि हमें एज अ पाकिस्तानी हमने इनेबल करना है, अपनी इकॉनमी को चलाना है। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आप जैसे लोग मार्केट के अंदर है तो इंशाल्लाह हो ही जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पर्सनली आई लर्न अ लॉट, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग थे। शायद मैंने बड़े बेसिक सवाल भी किए अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आवाम को नहीं पता होता। अगर मुझे नहीं पता, अगर मैंने ग्रेजुएशन की हुई और उसके बाद जाके कुछ नहीं, आपके बड़े अच्छे सवाल थे वो कह कर आके, तो वो मैं एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना था, चाह रहा था मैं ना। और जो मुझे समझ आई है कि मैं समझता था कि मैसेज को डील करना है फिनटेक ने, और जाके जो लैंडिंग क्रेडिट स्कोरिंग है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक्ड आवर पॉडकास्ट, आवर कंटेंट, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड।